रमानाथ की चाय की दुकान खुल तो गई, पर केवल रात को खुलती थी। दिन भर बंद रहती थी। रात को भी अधिकतर देवीदीन ही दुकान पर बैठता, पर बिक्री अच्छी हो जाती थी। पहले ही दिन 3 रुपये के पैसे आए। दूसरे दिन से 4-5 रुपये का औसत पड़ने लगा। चाय इतनी स्वादिष्ट होती थी कि जो एक बार यहां चाय पी लेता, फिर दूसरी दुकान पर न जाता। रमा ने मनोरंजन की भी कुछ सामग्री जमा कर दी। कुछ रुपये जमा हो गए तो उसने एक सुंदर मेज ली। चिराग जलने के बाद साग भाजी की बिक्री ज्यादा न होती थी। वो उन टोकरों को उठाकर अंदर रख देता और बरामदे में वो मेज लगा देता। उस पर ताश के सेट रख देता। 2 दैनिक पत्र भी मंगाने लगा। दुकान चल निकली। उन्हीं 3-4 घंटों में 6-7 रुपये आ जाते थे और सब खर्च निकालकर 3-4 रुपये बचे रहते थे। इन 4 महीनों की तपस्या ने रमा की भोग लालसा को और भी प्रचंड कर दिया था। जब तक हाथ में रुपये न थे वो मजबूर था। रुपया आते ही सैर सपाटे की धुन सवार हो गई। सिनेमा की भी याद आई। रोज के व्यवहार की मामूली चीजें जिन्हें अब तक वो टालता आया था, अब आबाद रूप से आने लगी। देवी दीन के लिए वो एक सुंदर रेशमी चादर लाया। जग्गों के सिर में पीड़ा होती रहती थी। एक दिन सुगंधित तेल की शीशियां लाकर उसे दे दी। दोनों निहाल हो गए। अब बुढ़िया कभी अपने सिर पर बोझ लाती तो डांटता, काकी अब तो मैं भी 4 पैसे कमाने लगा हूं, अब तू क्यों जान देती है? अगर फिर कभी तेरे सिर पर टोकरी देखी तो कह देता हूं, दुकान उठाकर फेंक दूंगा, फिर मुझे जो चाहे सजा दे देना। बुढ़िया बेटे की डांट सुनकर गदगद हो जाती। मंडी से बोझ लाती तो पहले चुपके से देखती रमा दुकान पर नहीं है। अगर वो बैठा होता तो किसी कुली को 1-2 पैसा देकर उसके सिर पर रख देती। वो ना होता तो लपकी हुई आती और जल्दी से बोझ उतार कर शांत बैठ जाती, जिससे रमा ना भाप सके। एक दिन मनोरमा थिएटर में राधे श्याम का कोई नया ड्रामा होने वाला था। इस ड्रामे की बड़ी धूम थी। एक दिन पहले से ही लोग अपनी जगहें रक्षित करा रहे थे। रमा को भी अपनी जगह रक्षित करा लेने की धुन सवार हुई। सोचा कहीं रात को टिकट न मिला तो टापते रह जाएंगे। तमाशे की बड़ी तारीफ है। उस वक्त 1 के 2 देने पर भी जगह न मिलेगी। इसी उत्सुकता ने पुलिस के भय को भी पीछे डाल दिया। ऐसी आफत नहीं आई है कि घर से निकलते ही पुलिस पकड़ लेगी। दिन को न सही, रात को तो निकलता ही हूं। पुलिस चाहती तो क्या रात को न पकड़ लेती? फिर मेरा वो हुलिया भी न रहा। पगड़ी चेहरा बदल देने के लिए काफी है। यूं मन को समझाकर वो 10 बजे घर से निकला। देवी दीन कहीं गया हुआ था। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो बेटा? रमा ने कहा, कहीं नहीं काकी, अभी आता हूं। रमा सड़क पर आया तो उसका साहस हिम की भांति पिघलने लगा। उसे पग पग पर शंका होती थी कोई कांस्टेबल ना आ रहा हो। उसे विश्वास था कि पुलिस का एक चौकीदार भी उसका हुलिया पहचानता है और उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही पहचान लेगा। इसलिए वो नीचे सिर झुकाए चल रहा था। सहसा उसे ख्याल आया, गुप्त पुलिस वाले सादे कपड़े पहने इधर उधर घूमा करते हैं। कौन जाने जो आदमी मेरे बगल में आ रहा है कोई जासूस ही हो, मेरी ओर ध्यान से देख रहा है। यूं सिर झुकाकर चलने से ही तो नहीं उसे संदेह हो रहा है। यहां और सभी सामने ताक रहे हैं, कोई यूं सिर झुकाकर नहीं चल रहा है। मोटरों की इस रेल पेल में सिर झुकाकर चलना मौत को न्योता देना है। पार्क में कोई इस तरह चहलकदमी करे तो कर सकता है, यहां तो सामने देखना चाहिए। लेकिन बगल वाला आदमी अभी तक मेरी तरफ ताक रहा है शायद कोई खुफिया ही। उसका साथ छोड़ने के लिए वो एक तंबोली की दुकान पर पान खाने लगा। वो आदमी आगे निकल गया। रमा ने आराम की लंबी सांस ली। अब उसने सिर उठा लिया और दिल मजबूत करके चलने लगा। इस वक्त ट्राम का भी कहीं पता न था, नहीं उसी पर बैठ लेता। थोड़ी ही दूर चला होगा कि 3 कांस्टेबल आते दिखाई दिए। रमा ने सड़क छोड़ दी और पटरी पर चलने लगा। खामखा सांप के बिल में उंगली डालना कौन सी बहादुरी है। दुर्भाग्य की बात, तीनों कांस्टेबलों ने भी सड़क छोड़कर वही पटरी ले ली। मोटरों के आने जाने से बार बार इधर दौड़ना पड़ता था। रमा का कलेजा धक धक करने लगा।
दूसरी पटरी पर जाना तो संदेह को और भी बढ़ा देगा। कोई ऐसी गली भी नहीं जिसमें घुस जाऊं। अब तो सब बहुत समीप आ गए। क्या बात है, सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। मैंने बड़ी हिमाकत की कि ये पगड़ बांध लिया, और बंधी भी कितनी बेतुकी। एक टीले सा ऊपर उठ गया हूं। ये पकड़ी आज मुझे पकड़वाएगी। बांधी थी तो इससे सूरत बदल जाएगी, ये उल्टे तमाशा बन गई। हाँ, तीनों मेरी ओर ताक रहे हैं, आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं। रमा को ऐसा जान पड़ा पैरों में शक्ति नहीं है। अब शायद सब मन में मेरा हुलिया मिला रहे हैं। अब बच नहीं सकता। घर वालों को मेरे पकड़े जाने की खबर मिलेगी तो कितने लज्जित होंगे। चालपा तो रो रो कर प्राण ही दे देगी। 5 साल से कम सजा न होगी। आज इस जीवन का अंत हो रहा है। इस कल्पना ने उसके ऊपर कुछ ऐसा आतंक जमाया कि उसके अवसान जाते रहे। जब सिपाहियों का दल समीप आ गया तो उसका चेहरा भय से कुछ ऐसा विकृत हो गया, उसकी आंखें कुछ ऐसी सशंक हो गईं कि अपने को उनकी आंखों से बचाने के लिए वो कुछ इस तरह दूसरे आदमियों की आड़ खोजने लगा कि मामूली आदमी को भी उस पर संदेह होना स्वाभाविक था। फिर पुलिस वालों की मजी हुई आंख क्यों चूकती। एक ने अपने साथी से कहा, यो मनई चोर ना होए तो तुम्हारी टांगन ते निकल जाए, कस चोरन की नाई ताकत है। दूसरा बोला, कुछ संदेह तो हम का हो रहा है। फुरे कहो पांडे असली चोर है। तीसरा आदमी मुसलमान था। उसने रमानाथ को ललकारा, ओ जी, ओ पगड़ी, जरा इधर आना। तुम्हारा नाम क्या है? रमानाथ ने सीना जोरी के भाव से कहा, हमारा नाम पूछकर क्या करोगे? मैं क्या चोर हूं? चोर नहीं, तुम साहब हो। नाम क्यों नहीं बताते? रमा ने एक क्षण आगा पीछा में पढ़कर कहा, हीरालाल। घर कहाँ है? घर? हाँ, घर ही पूछते। शाहजहांपुर। कौन मोहल्ला? रमा शाहजहांपुर न गया था, न कोई कल्पित नाम ही उसे याद आया कि बता दे। तो साहस के साथ बोला, तुम तो मेरा हुलिया लिख रहे हो। कांस्टेबल ने भपकी दी, तुम्हारा हुलिया पैर लिखा हुआ है। नाम झूठ बताया, सकूनत झूठ बताई। मोहल्ला पूछा तो बगलें झांकने लगे। महीनों से तुम्हारी तलाश हो रही है, आज जाकर मिले हो। चलो थाने पर। यह कहते हुए उसने रमानाथ का हाथ पकड़ लिया। रमा ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, वारंट लाओ, तब हम चलेंगे। क्या मुझे कोई देहाती समझ लिया है? कांस्टेबल के एक सिपाही ने कहा, पकड़ लो जी इनका हाथ, वहीं थाने पर वारंट दिखाया जाएगा। शहरों में ऐसी घटनाएं मदारियों के तमाशों से भी ज्यादा मनोरंजक होती हैं। सैकड़ों आदमी जमा हो गए। देवी दीन इसी समय अफीम लेकर लौटा आ रहा था। ये जमाव देखकर वो भी आ गया। देखा कि 3 कांस्टेबल रमानाथ को घसीट लिए जा रहे हैं। आगे बढ़कर बोला, हाँ, जमादार, ये क्या करते हो? हे पंडित जी तो हमारे मेहमान हैं, कहाँ पकड़े लिए जाते हो? तीनों कांस्टेबल देवीदीन से परिचित थे, रुक गए। एक ने कहा, तुम्हारे मेहमान हैं ये? कब से? देवीदीन ने मन में हिसाब लगाकर कहा, 4 महीने से कुछ बेशी हुए होंगे। मुझे प्रयाग में मिल गए थे। रहने वाले भी वहीं के हैं, मेरे साथ ही तो आए थे। मुसलमान सिपाही ने मन में प्रसन्न होकर कहा, इनका नाम क्या है? देवीदीन ने सिर पिटाकर कहा, नाम इन्होंने न बताया होगा। सिपाहियों का संदेह दृढ़ हो गया। पांडे ने आंखें निकालकर कहा, जान परत है तुम हो मिले हो, नाव का है ना बतावत हो इनका। देवीदीन ने आधारहीन साहस के भाव से कहा, मुझसे रौब न जमाना पांडे, समझे? यहाँ धमकियों में नहीं आने के। मुसलमान सिपाही ने मानो मध्यस्थ बनकर कहा, बूढ़े बाबा, तुम तो खामख्वाह बिगड़ रहे हो, इनका नाम क्यों नहीं बतला देते? देवीदीन ने कातर नजरों से रमा की ओर देखकर कहा,
हम लोग तो रमानाथ कहते हैं। असली नाम यही है या कुछ और, ये हम नहीं जानते। पांडे ने आंखें निकालकर हथेली को सामने करके कहा। बोलो पंडित जी, क्या नाम है तुम्हारा? रमानाथ या हीरालाल, या दोनों? एक घर का एक ससुराल का। तीसरे सिपाही ने दर्शकों को संबोधित करके कहा। नाव है रमानाथ, बतावत है हीरालाल, सबूत हो गवाह। दर्शकों में कानाफूसी होने लगी। शुबे की बात तो है, साफ है नाम और पता दोनों गलत बता दिया। एक मारवाड़ी सज्जन बोले, उचक्को सो है। एक मौलवी साहब ने कहा, कोई इश्तिहारी मुलजिम है। जनता को अपने साथ देखकर सिपाहियों को और भी जोर हो गया। रमा को भी अब उनके साथ चुपचाप चले जाने में ही अपनी कुशल दिखाई दी। इस तरह सिर झुका लिया मानो उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है कि उस पर लाठी पड़ती है या तलवार। इतना अपमानित वह कभी न हुआ था। जेल की कठोरतम यातना भी इतनी ग्लानि न उत्पन्न करती। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। दर्शकों की भीड़ बहुत कम हो गई थी। रमा ने एक बार उनकी ओर लज्जित आशा के भाव से ताका। देवी दीन का पता न था। रमा के मुंह से एक लंबी सांस निकल गई। इस विपत्ति में क्या ये सहारा भी हाथ से निकल गया? पुलिस स्टेशन के दफ्तर में इस समय बड़ी मेज के सामने 4 आदमी बैठे हुए थे। एक दारोगा थे, गोरे से, शौकीन, जिनकी बड़ी बड़ी आंखों में कोमलता की झलक थी। उनकी बगल में नायब दारोगा थे। ये सिख थे, बहुत हंसमुख, सजीवता के पुतले, गेहुआ रंग, सुडौल, सुगठित शरीर। सिर पर केश था, हाथों में कड़े, पर सिगार से परहेज न करते थे। मेज की दूसरी तरफ इंस्पेक्टर और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर अधेड़, सांवला, लंबा आदमी था। कौड़ी की सी आंखें, फूले हुए गाल और ठीक ना कद। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट लंबा छरहरा जवान था, बहुत ही विचारशील और अल्पभाषी। इसकी लंबी नाक और ऊंचा मस्तक उसकी कुलीनता के साक्षी थे। डिप्टी ने सिगार का एक कश लेकर कहा, बाहरी गवाहों से काम नहीं चल सकेगा। इनमें से किसी एक को अप्रूवर बनना होगा और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इंस्पेक्टर ने दारोगा की ओर देखकर कहा, हम लोगों ने कोई बात उठा तो नहीं रखी। हलफ से कहता हूं, सभी तरह के लालच देकर हार गए। सबों ने ऐसा घुटा कर रखी है कि कोई टूटता ही नहीं। हमने बाहर के गवाहों को भी आजमाया, पर सब कानों पर हाथ रखते हैं। डिप्टी, उस मारवाड़ी को फिर आजमाना होगा। उसके बाप को बुलाकर खूब धमकाइए, शायद इसका कुछ दबाव पड़े। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूं, आज सुबह से ही हम लोग यही कर रहे हैं। बेचारा बाप लड़के के पैरों पर गिरा, पर लड़का किसी तरह राजी नहीं होता। कुछ देर तक चारों आदमी विचारों में मगन बैठे रहे। अंत में डिप्टी ने निराशा के भाव से कहा, मुकदमा नहीं चल सकता, मुफ्त का बदनामी हुआ। इंस्पेक्टर, 1 हफ्ते की मोहलत और लीजिए, शायद कोई टूट जाए। ये निश्चय करके दोनों आदमी यहां से रवाना हुए। छोटे दारोगा भी उसके साथ ही चले गए। दारोगा जी ने हुक्का मंगवाया कि सहसा एक मुसलमान सिपाही ने आकर कहा, दारोगा जी, लाइए कुछ इनाम दिलवाइए। एक मुलजिम को शुबे पर गिरफ्तार किया है। इलाहाबाद का रहने वाला है, नाम है रमानाथ। पहले नाम और सकूनत दोनों गलत बतलाई थी। देवीदीन खटीक जो नुक्कड़ पर रहता है, उसी के घर ठहरा हुआ है। जरा डांट बताइएगा तो सब कुछ उगल देगा। दारोगा, वही है ना जिसके दोनों लड़के? सिपाही, जी हाँ वही है। इतने में रमानाथ भी दारोगा के सामने हाजिर किया गया। दारोगा ने उसे सिर से पांव तक देखा, मानो मन में उसका हुलिया मिला रहे हों। तब कठोर दृष्टि से देखकर बोले, अच्छा, ये इलाहाबाद का रमानाथ है। खूब मिले भाई, 6 महीने से परेशान कर रहे हो। कैसा साफ हुलिया है कि अंधा भी पहचान ले। यहाँ कब से आए हो? कांस्टेबल ने रमा को परामर्श दिया।
कि सब हालचाल सच सच बता दो तो तुम्हारे साथ कोई सख्ती न की जाएगी। रमा ने प्रसन्न चित्त बनने की चेष्टा करके कहा, अब तो आपके हाथ में हूं, रियायत कीजिए या सख्ती कीजिए। इलाहाबाद में म्यूनिसिपैलिटी में नौकर था। हिमाकत कहिए या बदनसीबी, चुंगी के 400 रुपये मुझसे खर्च हो गए। मैं वक्त पर रुपया जमा न कर सका। शर्म के मारे घर के आदमियों से कुछ कहा नहीं तो इतने रुपये इंतजाम हो जाना कोई मुश्किल न था। जब कुछ बस न चला तो वहां से भागकर यहां चला आया। इसमें एक हर्फ भी गलत नहीं है। दारोगा ने गंभीर भाव से कहा, मामला कुछ संगीन है। क्या कुछ शराब का चस्का पड़ गया था? मुझसे कसम ले लीजिए जो कभी शराब मुंह से लगाई हो। कांस्टेबल ने विनोद करके कहा, मोहब्बत के बाजार में लुट गए होंगे हुजूर। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, मुझ जैसे फाके मस्तों का वहां कहां गुजर। दारोगा, तो क्या जुआ खेल डाला या बीवी के लिए जेवर बना डाले? रमा छेप कर रह गया। अपराधी मुस्कुराहट उसके मुख पर रो पड़ी। दारोगा, अच्छी बात है, तुम्हें यहां भी खासे मोटे जेवर मिल जाएंगे। एकाएक बूढ़ा देवीदीन आकर खड़ा हो गया। दारोगा ने कठोर स्वर में कहा, क्या काम है यहां? देवीदीन, हुजूर को सलाम करने चला आया। इन बेचारों पर दया की नजर करें हुजूर, बेचारे बड़े सीधे आदमी हैं। दारोगा, बच्चा, सरकारी मुलजिम को घर में छिपाते हो, उस पर सिफारिश करने आए हो? देवीदीन, मैं क्या सिफारिश करूंगा हुजूर, 2 कौड़ी का आदमी। दारोगा, जानता है इन पर वारंट है, सरकारी रुपये गबन कर गए। देवीदीन, हुजूर, भूल चूक आदमी ही से तो होती है, जवानी की उम्र है ही, खर्च हो गए होंगे। ये कहते हुए देवीदीन ने 5 गिन्नियां कमर से निकालकर मेज पर रख दी। दारोगा ने तड़प कर कहा, ये क्या है? देवीदीन, कुछ नहीं है, हुजूर के पान खाने को। दारोगा, रिश्वत देना चाहता है? क्यों? कहो तो बच्चा इसी इल्जाम में भेज दूं। देवीदीन, भेज दीजिए सरकार, घर वाली लकड़ी कफन की फिक्र से छूट जाएगी, वहीं बैठा आपको दुआ दूंगा। दारोगा, अबे इन्हें छुड़ाना है तो 50 गिन्नियां लाकर सामने रखो। जानते हो इनकी गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम है। देवीदीन, आप लोगों के लिए इतना इनाम हुजूर क्या है, ये गरीब परदेसी आदमी है, जब तक जिएंगे आपको याद करेंगे। दारोगा, बक बक मत कर, यहां धर्म कमाने नहीं आया हूं। देवीदीन, बहुत तंग हूं हुजूर, दुकानदारी तो नाम की है। कांस्टेबल, बढ़िया से मांग जाके। देवीदीन, कमाने वाला तो मैं ही हूं हुजूर, लड़कों का हाल जानते ही हो, तन पेट काट कर कुछ रुपये जमा कर रखे थे, सो भी 7 धाम किए चला आता हूं, बहुत तंग हो गया हूं। दारोगा, तो अपनी गिन्नियां उठा लो, इसे बाहर निकालो जी। देवीदीन, आपका हुक्म है तो लीजिए, जाता हूं, धक्का क्यों दिलवाइएगा। दारोगा, कांस्टेबल इसे हिरासत में रखो, मुंशी से कहो इनका बयान लिख लें। देवीदीन के होंठ आवेश से कांप रहे थे। उसके चेहरे पर इतनी व्यग्रता रमा ने कभी नहीं देखी, जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले में कौवे को घुसते देखकर विफल हो गई हो। वो 1 मिनट तक थाने के द्वार पर खड़ा रहा, फिर पीछे गिरा और एक सिपाही से कुछ कहा, तब लपका हुआ सड़क पर चला गया, मगर एक ही पल में फिर लौटा और दारोगा से बोला, हुजूर 2 घंटे की मोहलत न दीजिएगा।
रमा अभी वहीं खड़ा था। उसकी ये ममता देखकर रो पड़ा। बोला, दादा, अब तुम हैरान न हो। मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वो होने दो। मेरे भी यहां होते तो इससे ज्यादा और क्या करते। मैं मरते तब तक तुम्हारा ये उपकार। देवी दीन ने आंखें पोंछते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो भैया। जब रुपये पर आई तो देवी दीन पीछे हटने वाला आदमी नहीं। इतने रुपये तो एक एक दिन जुए में हार जीत गया हूं। अभी घर बेच दूं तो 10,000 की मालियत है। क्या सिर पर लाद कर ले जाऊंगा। दारोगा जी, अभी भैया को हिरासत में ना भेजो। मैं रुपये की फिक्र करके थोड़ी देर में आता हूं। देवी दीन चला गया तो दारोगा जी ने सहृदयता से भरे स्वर में कहा, है तो खर्राट मगर बड़ा नेक। तुमने इसे कौन सी बूटी सुंघा दी? रमा ने कहा, गरीबों पर सभी को रहम आता है। दारोगा ने मुस्कुराकर कहा, पुलिस को छोड़कर। इतना और कहिए। मुझे तो यकीन नहीं कि 50 गिन्नियां लाए। रमानाथ, अगर लाए भी तो उससे इतना बड़ा तावान नहीं दिलाना चाहता। आप मुझे शौक से हिरासत में ले लें। दारोगा, मुझे 500 के बदले 650 मिल रहे हैं। क्यों छोड़ू? तुम्हारी गिरफ्तारी का इनाम मेरे किसी दूसरे भाई को मिल जाए तो क्या बुराई है। जब मुझे चक्की पीसनी है तो जितनी जल्द पीस लूं उतना ही अच्छा। मैंने समझा था कि मैं पुलिस की नजरों से बचकर रह सकता हूं। अब मालूम हुआ कि ये बेकली और आठों पहर पकड़ लिए जाने का खौफ जेल से कम जानलेवा नहीं। दारोगा जी को जैसे एकाएक कोई भूली हुई बात याद आ गई। मेज के दराज से एक मिसल निकाली, उसके पन्ने इधर उधर उल्टे, तब नम्रता से बोले, अगर मैं कोई ऐसी तरकीब बतलाऊं कि देवीदीन के रुपये भी बच जाएं और तुम्हारे ऊपर भी आंच ना आए तो कैसा? रमा ने अविश्वास के भाव से कहा, ऐसी तरकीब कोई है? मुझे तो आशा नहीं। दारोगा, अजी साईं के 100 खेल हैं। इसका इंतजाम मैं कर सकता हूं। आपको महज एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। रमानाथ, झूठी शहादत होगी। दारोगा, नहीं, बिल्कुल सच्ची। बस समझ लो कि आदमी बन जाओगे। म्यूनिसिपैलिटी के पंजे से तो छूट जाओगे। शायद सरकार परवरिश भी करे। यूं अगर चालान हो गया तो 5 साल से कम की सजा न होगी। मान लो इस वक्त देवी तुम्हें बचा भी ले तो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम अपना नफा नुकसान खुद समझ लो। मैं जबरदस्ती नहीं करता। दारोगा जी ने डकैती का वृत्तांत कह सुनाया। रमा ऐसे कई मुकदमे समाचार पत्रों में पढ़ चुका था। संशय के भाव से बोला, तो मुझे मुखबिर बनना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि मैं भी इन डकैतियों में शरीक था। ये तो झूठी शहादत हुई। दारोगा, मामला बिल्कुल सच्चा है। आप बेगुनाहों को न फंसाएंगे। वही लोग जेल जाएंगे जिन्हें जाना चाहिए। फिर झूठ कहाँ रहा? डाकुओं के डर से यहां के लोग शहादत देने पर राजी नहीं होते। बस और कोई बात नहीं। ये मैं मानता हूं कि आपको कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन आपकी जिंदगी बनी जा रही है। इसके लिहाज से तो इतना झूठ कोई चीज नहीं। खूब सोच लीजिए, शाम तक जवाब दीजिएगा। रमा के मन में बात बैठ गई। अगर एक बार झूठ बोलकर वो अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित कर सके और भविष्य भी सुधार ले तो पूछना ही क्या, जेल से तो बच जाएगा। इसमें बहुत आगा पीछा करने की जरूरत ही ना थी। हाँ, इसका निश्चय हो जाना चाहिए कि उस पर फिर म्यूनिसिपैलिटी अभियोग न चलाएगी और उसे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी। वो जानता था पुलिस की गरज है और वो मेरी कोई वाजिब शर्त अस्वीकार न करेगी। इस तरह बोला मानो उसकी आत्मा धर्म और अधर्म के संकट में पड़ी हुई है। मुझे यही डर है कि कहीं मेरी गवाही से बेगुनाह लोग न फंस जाएं। दारोगा, इसका मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूं। रमानाथ,
लेकिन कल को म्यूनिसिपैलिटी मेरी गर्दन नापे तो मैं किसे पुकारूंगा? दारोगा, मजाल है म्यूनिसिपैलिटी जो कर सके। फौजदारी के मुकदमे में मुद्दई तो सरकार ही होगी। जब सरकार आपको माफ कर देगी तो मुकदमा कैसे चलाएगी? आपको तहरीरी मुआफीनामा दे दिया जाएगा साहब। रमानाथ, और नौकरी? दारोगा, वो सरकार आप इंतजाम करेगी। ऐसे आदमियों को सरकार खुद अपना दोस्त बनाए रखना चाहती है। अगर आपकी शहादत बढ़िया हुई और उस फरीक की जिरहों के जाल से आप निकल गए तो फिर आप पारस हो जाएंगे। दारोगा ने उसी वक्त मोटर मंगाई और रमा को साथ लेकर डिप्टी साहब से मिलने चल दिए। इतनी बड़ी कारगुजारी दिखाने में विलंब क्यों करते? डिप्टी से एकांत में खूब जीत उड़ाई। इस आदमी का यों पता लगाया, इसकी सूरत देखते ही भांप गया कि मफरूर है, बस गिरफ्तार ही कर लिया। बात 16 आने सच निकली। निगाह कहीं चूक सकती है हुजूर, मुजरिम की आंखें पहचानता हूं। इलाहाबाद की म्यूनिसिपैलिटी के रुपये गबन करके भागा है। इस मामले में शहादत देने को तैयार है। आदमी पढ़ा लिखा, सूरत का शरीफ और ज़हीन है। डिप्टी ने संदिग्ध भाव से कहा, आदमी तो होशियार मालूम होता है, मगर मुआफीनामा लिए बगैर इसे हमारा एतबार न होगा। कहीं से शुबा हुआ कि हम लोग इसके साथ कोई चाल चल रहे हैं तो साफ निकल जाएगा। डिप्टी, ये तो होगा ही। गवर्नमेंट से इसके बारे में बातचीत करना होगा। आप टेलीफोन मिलाकर इलाहाबाद पुलिस से पूछिए कि इस आदमी पर कैसा मुकदमा है। ये सब तो गवर्नमेंट को बताना होगा। दारोगा जी ने टेलीफोन डायरेक्टरी देखी, नंबर मिलाया और बातचीत शुरू हुई। डिप्टी, क्या बोला? दारोगा, कहता है यहां इस नाम के किसी आदमी पर मुकदमा नहीं है। डिप्टी, ये कैसा भाई? कुछ समझ में नहीं आता। इसने नाम तो नहीं बदल दिया? दारोगा, कहता है म्यूनिसिपैलिटी में किसी ने रुपये गबन नहीं किए, कोई मामला नहीं है। डिप्टी, ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। आदमी बोलता है हम रुपये लेकर भागा, म्यूनिसिपैलिटी बोलता है कोई रुपया गबन नहीं किया। ये आदमी पागल तो नहीं है? दारोगा, मेरी समझ में कोई बात नहीं आती। अगर कह दें कि तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है तो फिर उसकी गर्द भी न मिलेगी। अच्छा, म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर से पूछिए। दारोगा ने फिर नंबर मिलाया। सवाल जवाब होने लगा। दारोगा, आपके यहाँ रमानाथ कोई क्लर्क था? जवाब, जी हाँ था। दारोगा, वो कुछ रुपये गबन करके भागा है? जवाब, नहीं, वो घर से भागा है पर गबन नहीं किया। क्या वो आपके यहाँ है? दारोगा, जी हाँ, हमने उसे गिरफ्तार किया है। वो खुद कहता है मैंने रुपये गबन किए। बात क्या है? जवाब, पुलिस तो लाल बुझक्कड़ है, जरा दिमाग लड़ाइए। दारोगा, यहां तो अकल काम नहीं करती। जवाब, यहीं क्या कहीं भी काम नहीं करती। सुनिए, रमानाथ ने मिजान लगाने में गलती की, डर कर भागा। बाद में मालूम हुआ तहवील में कोई कमी न थी। आई समझ में बात? डिप्टी, अब क्या करना होगा खां साहब? चलिया हाथ से निकल गई। दारोगा, निकल कैसे जाएगी हुजूर? रमानाथ से ये बात कही ही क्यों जाए? बस उसे किसी ऐसे आदमी से मिलने न दिया जाए जो बाहर की खबरें पहुंचा सके। घर वालों को उसका पता अब लग जाएगा ही, कोई न कोई जरूर उसकी तलाश में आएगा। किसी को ना आने दें, तहरीर में कोई बात न लाई जाए, जबानी इत्मीनान दिला दिया जाए, कह दिया जाए कमिश्नर साहब को माफीनामा के लिए रिपोर्ट की गई है, इंस्पेक्टर साहब से भी राय ले ली जाए। इधर तो ये लोग सुप्रिंटेंडेंट से परामर्श कर रहे थे, उधर 1 घंटे में देवीदीन लौटकर थाने आया तो कांस्टेबल ने कहा, दारोगा जी तो साहब के पास गए। देवीदीन ने घबरा कर कहा, तो बापूजी को हिरासत में डाल दिया? कांस्टेबल, नहीं, उन्हें भी साथ ले गए। देवीदीन ने सिर पीट कर कहा, पुलिस वालों की बात का कोई भरोसा नहीं। कह गया कि 1 घंटे में रुपये लेकर आता हूं, मगर इतना भी सब्र न हुआ। सरकार से 500 ही तो मिलेंगे, मैं 600 देने को तैयार हूं। हाँ, सरकार में कारगुजारी हो जाएगी और क्या, वहीं से उन्हें प्रयागराज भेज देंगे। मुझसे भेंट भी न होगी, बुढ़िया रो रो कर मर जाएगी।
ये कहता हुआ देवीदीन वहीं जमीन पर बैठ गया। कांस्टेबल ने पूछा, तो यहां कब तक बैठे रहोगे? देवीदीन ने मानो कोड़े की काट से आहत होकर कहा, अब तो दरोगा जी से दो बातें करके ही जाऊंगा, चाहे जेल ही जाना पड़े, पर फटकारूंगा जरूर, पूरी तरह फटकारूंगा। आखिर उनके भी तो बाल बच्चे होंगे, क्या भगवान से जरा भी नहीं डरते? तुमने बाबूजी को जाती बार देखा था, हा? बहुत रंजीता थे। कांस्टेबल, रंजीता तो नहीं थे, खासी तरह हंस रहे थे। दोनों जने मोटर में बैठकर गए। देवीदीन ने अविश्वास के भाव से कहा, हंस क्या रहे होंगे बेचारे, मुंह से चाहे हंस लें, दिल तो रोता ही होगा। देवीदीन को यहां बैठे 1 घंटा भी न हुआ था कि सहसा जग्गू आ खड़ी हुई। देवीदीन को द्वार पर बैठे देखकर बोली, तुम यहाँ क्या करने लगे? भैया कहाँ है? देवीदीन ने मर्माहत होकर कहा, भैया को लेके सुपरिंटेंडेंट के पास, न जाने भेंट होती है कि ऊपर ही ऊपर परागराज भेज दिए जाते हैं। जग्गू, दरोगा जी भी बड़े वो हैं, कहाँ तो कहा था कि इतना लेंगे, कहाँ लेकर चल दिए। देवीदीन, इसीलिए तो बैठा हूं कि आए तो दो बातें कर लूं। जग्गू, हाँ फटकारना जरूर, जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का क्या होगा? मैं तो खरी कहूंगी, मेरा क्या कर लेंगे? देवीदीन, दुकान पर कौन है? जग्गू, बंद कर आई हूं, अभी बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं, सवेरे से वैसे ही हैं। चूल्हे में जाए वो तमाशा, उसी के टिकट लेने तो जाते थे, न घर से निकलते, तो काहे को ये बला सिर पड़ती। देवीदीन, जो उधर ही से परागराज भेज दिया तो। जग्गू, तो चिट्ठी तो आवेगी ही, चलकर वहीं देख आवेंगे। देवीदीन आंखों में आंसू भरकर, सजा हो जाएगी। जग्गू, रुपये जमा कर देंगे तब काहे को होगी, सरकार अपने रुपये ही तो लेगी। देवीदीन, नहीं पगली, ऐसा नहीं होता, चोर माल लौटा दे तो वो छोड़ थोड़े ही दिया जाएगा। जग्गू ने परिस्थिति की कठोरता का अनुभव करके कहा, दारोगा जी। वो अभी बात भी पूरी न करने पाई थी कि दारोगा जी की मोटर सामने आ पहुंची। इंस्पेक्टर साहब भी थे। रमा इन दोनों को देखते ही मोटर से उतर आया और प्रसन्न मुख से बोला, तुम यहां देर से बैठे हो क्या दादा? आओ कमरे में चलें। अम्मा तुम कब आई? दारोगा जी ने विनोद करके कहा। कहो चौधरी, लाए रुपये? देवीदीन, जब कह गया कि थोड़ी देर में आता हूं तो आपको मेरी राह देख लेनी चाहिए थी। चलिए अपने रुपये लीजिए। दारोगा, खोद कर निकाले होंगे? देवीदीन, आपके अखबार से 1500 अभी ऊपर ही निकल सकते हैं, जमीन खोदने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो भैया, बुढ़िया कब से खड़ी है, मैं रुपये चुका कर आता हूँ। ये तो इंस्पेक्टर साहब थे ना, पहले इसी थाने में थे। दारोगा, तो भाई अपने रुपये ले जाकर उसी हांडी में रख दो। अफसरों की सलाह हुई है कि इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, मेरे बस की बात नहीं है। इंस्पेक्टर साहब तो पहले ही दफ्तर चले गए थे। ये तीनों आदमी बातें करते उसके बगल वाले कमरे में गए। देवीदीन ने दरोगा की बातें सुनी तो भौहें तिरछी हो गई। बोला, दारोगा जी, मर्दों की एक बात होती है, ये तो मर्दों की एक बात होती है, मैं तो यही जानता हूँ। मैं रुपये आपके हुक्म से लाया हूँ, आपको अपना कॉल पूरा करना होगा, कह के मुकर जाना नीचों का काम है। इतने कठोर शब्द सुनकर दरोगा जी को भन्ना जाना चाहिए था, पर उन्होंने जरा भी बुरा न माना। हंसते हुए बोले, भाई अब चाहे नीच कहो, चाहे दगाबाज कहो,
पर हम इन्हें नहीं छोड़ सकते। ऐसे शिकार रोज नहीं मिलते। कॉल के पीछे अपनी तरक्की नहीं छोड़ सकता। दारोगा के हंसने पर देवीदीन और भी तेज हुआ। तो आपने कहा किस मुंह से था? दारोगा: कहा तो इसी मुंह से था, लेकिन मुंह हमेशा एक साथ तो नहीं रहता। इसी मुंह से जिसे गाली देता हूं उसकी इस मुंह से तारीफ भी करता हूं। देवीदीन तिनक कर: हे मुझे मुड़वा डालिए। दारोगा: मुझे बड़ी खुशी से मंजूर है। नियत तो मेरी पहले ही थी, पर शर्म के मारे न मुड़वाता था। अब तुमने दिल मजबूत कर दिया। देवीदीन: हंसिए मत दारोगा जी, आप हंसते हैं तो मेरा खून चला जाता है। मुझे चाहे जेल ही क्यों न हो जाए, लेकिन मैं कप्तान साहब से जरूर कह दूंगा। वो तो 2 टके का आदमी, पर आपके इकबाल से बड़े अफसरों तक पहुंच है। दारोगा: अरे यार, अरे अरे यार, तो क्या सचमुच कप्तान साहब से मेरी शिकायत कर दोगे? देवीदीन ने समझा धमकी कारगर हुई, अकड़ कर बोला: आप जब किसी की नहीं सुनते, बात कहकर मुकर जाते हैं, तो दूसरे भी अपनी सी करेंगे ही। मेम साहब तो रोज ही दुकान पर आती हैं। दारोगा: कौन? देवी? अगर तुमने साहब या मेम साहब से मेरी कुछ शिकायत की तो कसम खाकर कहता हूं कि घर खुदवा कर फेंक दूंगा। देवीदीन: जिस दिन मेरा घर खुदेगा उस दिन ये पगड़ी और चपरास भी न रहेगी हुजूर। दारोगा: अच्छा, तो मारो हाथ पर हाथ, हमारी तुम्हारी 2-4 चोटें हो जाएं, यही सही। देवीदीन: पछताओगे सरकार, कह देता पछताओगे। रमा अब जब्त न कर सका। अब तक वो देवीदीन के बिगड़ने का तमाशा देखने के लिए भीगी बिल्ली बना खड़ा था। कह कहा मार कर बोला: दादा, दारोगा जी तुम्हें चिढ़ा रहे हैं। हम लोगों में ऐसी सलाह हो गई है कि मैं बिना कुछ लिए दिए ही छूट जाऊंगा। ऊपर से नौकरी भी मिल जाएगी। साहब ने पक्का वादा किया है, मुझे अब यहीं रहना होगा। देवीदीन ने रास्ता भटके हुए आदमी की भांति कहा: कैसी बात है भैया, क्या कहते हो? क्या पुलिस वालों के चक्कर में आ गए? इसमें इनकी कोई न कोई चाल जरूर छिपी होगी। रमा ने इत्मीनान के साथ कहा: और बात नहीं, एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। देवीदीन ने संशय से सिर हिलाकर कहा: झूठा मुकदमा होगा। रमानाथ: नहीं दादा, बिल्कुल सच्चा मामला है, मैंने पहले ही पूछ लिया है। देवीदीन की शंका शांत न हुई, बोला: मैं इस बारे में और कुछ नहीं सकता भैया। जरा सोच समझ कर काम करना। अगर मेरे रुपयों को डरते हो तो यही समझ लो कि देवीदीन ने अगर रुपयों की परवाह की होती तो आज लखपति होता। इन्हीं हाथों से 100-100 रुपये रोज कमाए और सबके सब उड़ा दिए हैं। किस मुकदमे में शहादत देनी है, कुछ मालूम हुआ? दारोगा जी ने रमा को जवाब देने का अवसर न देकर कहा: वही डकैतियों वाला मामला है जिसमें कई गरीब आदमियों की जान गई थी। इन डाकुओं ने सूबे भर में हंगामा मचा रखा था। उनके डर के मारे कोई आदमी गवाही देने पर राजी नहीं होता। देवीदीन ने उपेक्षा के भाव से कहा: अच्छा, तो ये मुखबिर बन गए, ये बात है। इसमें तो जो पुलिस सिखाएगी वही तुम्हें करना पड़ेगा भैया। मैं छोटी समझ का आदमी हूँ, इन बातों का मर्म क्या जानूं, पर मुझसे मुखबिर बनने को कहा जाता तो मैं न बनता, चाहे कोई लाख रुपया देता। बाहर के आदमी को क्या मालूम कौन अपराधी है, कौन बेकसूर है। 2-4 अपराधियों के साथ 2-4 बेकसूर भी जरूर ही होंगे। दारोगा: हरगिज नहीं, जितने आदमी पकड़े गए हैं सब पक्के डाकू हैं। देवीदीन: ये तो आप कहते हैं ना, हमें क्या मालूम। दारोगा: हम लोग बेगुनाहों को फंसाएंगे ही क्यों, ये तो सोचो। देवीदीन: ये सब भुगते बैठा हूं दारोगा जी, इससे तो यही अच्छा है कि आप इनका चालान कर दें। 1-2 साल का जेल ही तो होगा। एक अधर्म के दंड से बचने के लिए बेगुनाहों का खून तो सिर पर न चढ़ेगा। रमा ने भीरुता से कहा: मैंने खूब सोच लिया है दादा, सब कागज देख लिए हैं।
इनमें कोई बेगुनाह नहीं है, देवीदीन ने उदास होकर कहा। होगा भाई, जान भी तो प्यारी होती है। ये कहकर वो पीछे घूम पड़ा। अपने मनोभावों को इससे स्पष्ट रूप से वो प्रकट न कर सकता था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। मुड़कर बोला, तुम्हें कुछ रुपये देता जाऊं? रमा ने खिसिया कर कहा, क्या जरूरत है? दारोगा, आज से इन्हें यहीं रहना पड़ेगा, देवीदीन ने कर्कश स्वर में कहा। हाँ हुजूर, इतना जानता हूं। इनकी दावत होगी, बंगला रहने को मिलेगा, नौकर मिलेंगे, मोटर मिलेगी, सब जानता हूं। कोई बाहर का आदमी इनसे मिलने भी न पाएगा, न ये अकेले कहीं आ जा सकेंगे। ये सब देख चुका हूं। ये कहता हुआ देवीदीन तेजी से कदम उठाता हुआ चल दिया, मानो वहां उसका दम घुट रहा हो। दारोगा ने उसे पुकारा, पर उसने फिर कर न देखा। उसके मुख पर पराभूत वेदना छाई हुई थी। जग्गो ने पूछा, भैया नहीं आ रहे हैं? देवीदीन ने सड़क की ओर ताकते हुए कहा, भैया अब नहीं आएंगे। जब अपने ही अपने न हुए तो बेगाने तो बेगाने हैं ही। वो चला गया। बुढ़िया भी पीछे पीछे भुनभुनाती चली। रुदन में कितना उल्लास, कितनी शांति, कितना बल है, जो कभी एकांत में बैठकर किसी की स्मृति में, किसी के वियोग में सिसक सिसक और पिलक पिलक नहीं रोया। वो जीवन के ऐसे सुख से वंचित है जिस पर सैकड़ों हंसियां न्यौछावर हैं। उस मीठी वेदना का आनंद उन्हीं से पूछो जिन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। हंसी के बाद मन खिन्न हो जाता है, आत्मा क्षुब्ध हो जाती है, मानो हम थक गए हों, पराभूत हो गए हों। रुदन के पश्चात एक नवीन स्फूर्ति, एक नवीन जीवन, एक नवीन उत्साह का अनुभव होता है। जालपा के पास प्रजामित्र कार्यालय का पत्र पहुंचा तो उसे पढ़कर वो रो पड़ी। पत्र एक हाथ में लिए दूसरे हाथ से चौखट पकड़े वो खूब रोई। क्या सोचकर रोई कौन कह सकता है। कदाचित अपने उपाय की इस आशातीत सफलता ने उसकी आत्मा को विह्वल कर दिया, आनंद की उस गहराई पर पहुंचा दिया जहां पानी है, या उस ऊंचाई पर जहां उष्णता हिम बन जाती है। आज 6 महीने के बाद ये सुख संवाद मिला। इतने दिनों वो छलमयी आशा और कठोर दुराशा का खिलौना बनी रही। कितनी बार उसके मन में तरंग उठी कि इस जीवन का क्यों ना अंत कर दूं। कहीं मैंने सचमुच प्राण त्याग दिए होते तो उनके दर्शन भी न पाती। पर उनका हिया कितना कठोर है। 6 महीने से वहां बैठे हैं, एक पत्र भी न लिखा, खबर तक नहीं ली। आखिर यही न समझ लिया होगा कि बहुत होगा, रो रो कर मर जाएगी। उन्होंने मेरी परवाह ही कब की। 10-20 रुपये तो आदमी यार दोस्तों पर भी खर्च कर देता है। वो प्रेम नहीं है, प्रेम हृदय की वस्तु है, रुपये की नहीं। जब तक रमा का कुछ पता न था, जालपा सारा इल्जाम अपने सिर रखती थी, पर आज उनका पता पाते ही उसका मन अकस्मात कठोर हो गया। तरह तरह के शिकवे पैदा होने लगे। वो क्या समझकर बैठे हैं? इसीलिए तो कि वो स्वाधीन हैं, आज़ाद हैं, किसी का दिया नहीं खाते। इसी तरह मैं कहीं बिना कहे सुने चली जाती तो वो मेरे साथ किस तरह पेश आते। शायद तलवार लेकर गर्दन पर सवार हो जाते या जिंदगी भर मुंह न देखते। वहीं खड़े खड़े जालपा ने मन ही मन शिकायतों का दफ्तर खोल दिया। सहसा रमेश बाबू ने द्वार पर पुकारा, गोपी, गोपी, जरा इधर आना। मुंशी जी ने अपने कमरे में पड़े पड़े कराह कर कहा, कौन है भाई? कमरे में आ जाओ। अरे आप हैं रमेश बाबू? बाबूजी, मैं तो मर कर जिया हूँ। बस यही समझिए कि नई जिंदगी हुई। कोई आशा न थी, कोई आगे न कोई पीछे। दोनों लौंडे आवारा हैं। मैं मरूं या जीऊं उनसे मतलब नहीं। उनकी माँ को मेरी सूरत देखते डर लगता है। बस बेचारी बहू ने मेरी जान बचाई। वो न होती तो अब तक चल बसा होता। रमेश बाबू ने कृत्रिम संवेदना दिखाते हुए कहा, आप इतने बीमार हो गए और मुझे खबर तक न हुई। मेरे यहाँ रहते आपको इतना कष्ट हुआ। बहू ने भी मुझे एक पुर्जा न लिख दिया। छुट्टी लेनी पड़ी होगी।
मुंशी, छुट्टी के लिए दरख्वास्त तो भेज दी थी, मगर साहब मैंने डॉक्टरी सर्टिफिकेट नहीं भेजा। 16 रुपये किसके घर से लाता। एक दिन सिविल सर्जन के पास गया, मगर उन्होंने चिट्ठी लिखने से इनकार कर दिया। आप तो जानते हैं वो बिना फीस लिए बात नहीं करते। मैं चला आया और दरख्वास्त भेज दी, मालूम नहीं मंजूर हुई या नहीं। ये तो डॉक्टरों का हाल है, देख रहे हैं कि आदमी मर रहा है पर बिना भेंट लिए कदम न उठाएंगे। रमेश बाबू ने चिंतित होकर कहा, ये तो आपने बुरी खबर सुनाई, मगर आपकी छुट्टी नामंजूर हुई तो क्या होगा। मुंशी जी ने माथा ठोंक कर कहा, होगा क्या, घर बैठा रहूंगा। साहब पूछेंगे तो साफ कह दूंगा मैं सर्जन के पास गया था, उसने छुट्टी नहीं दी। आखिर इन्हें क्यों सरकार ने नौकर रखा है, महज कुर्सी की शोभा बढ़ाने के लिए। मुझे डिसमिस हो जाना मंजूर है पर सर्टिफिकेट न दूंगा। लौंडे गायब हैं, आपके लिए पान लाने वाला कोई नहीं, क्या करूं। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लिए आप तकलीफ न करें, मैं आज पान खाने नहीं पर पेट मिठाई खाने आया हूं। जालपा को पुकार कर, बहू जी तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूं, मिठाई मंगवा लो। जालपा ने पान की तश्तरी उनके सामने रखकर कहा, पहले वो खबर सुनाइए। शायद आप जिस खबर को नई नई समझ रहे हो वो पुरानी हो गई हो। रमेश जी कहीं हो ना, रमानाथ का पता चल गया, कलकत्ता में है। जालपा, मुझे पहले ही मालूम हो चुका है। मुंशी जी झपट कर उठ बैठे, उनका ज्वर मानो भाग कर उत्सुकता की आड़ में जा छिपा। रमेश का हाथ पकड़कर बोले, मालूम हो गया कलकत्ता में है, कोई खत आया था। रमेश, नहीं, खत नहीं था, एक पुलिस इंक्वायरी थी। मैंने कह दिया उन पर किसी तरह का इल्जाम नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ बहू जी। जालपा ने अपनी स्कीम बयान की, प्रजा मित्र कार्यालय का पत्र भी दिखाया। पत्र के साथ रुपयों की एक रसीद थी जिस पर रमा का हस्ताक्षर था। रमेश, दस्तखत तो रमा बाबू का है, बिल्कुल साफ, धोखा हो ही नहीं सकता। मान गया बहू जी तुम्हें, वाह क्या हिकमत निकाली है। हम सबके कान काट लिए, किसी को न सूझी। अब जो सोचते हैं तो मालूम होता है कितनी आसान बात थी। किसी को जाना चाहिए जो बच्चा को पकड़ कर घसीट लाए। ये बातचीत हो रही थी कि रतन आ पहुंची। जालपा उसे देखते ही वहां से निकली, उसके गले से लिपट कर बोली, बहन कलकत्ता से पत्र आ गया, वही है। रतन, मेरे सिर की कसम। जालपा, हाँ सच कहती हूँ, खत देखो ना। रतन, तो आज ही चली जाओ। जालपा, यही तो मैं भी सोच रही हूँ, तुम चलोगी। रतन, चलने को तो मैं तैयार हूं, लेकिन अकेला घर किस पर छोड़ूं। बहन, मुझे मणिभूषण पर कुछ शुबा होने लगा है, उसकी नीयत अच्छी नहीं मालूम होती। बैंक में 20,000 रुपये से कम न थे, सब न जाने कहाँ उड़ा दिए। कहता है क्रियाकर्म में खर्च हो गए। हिसाब मांगती हूँ तो आंखें दिखाता है। दफ्तर की कुंजी अपने पास रखे हुए है, मांगती हूँ तो टाल जाता है। मेरे साथ कोई कानूनी चाल चल रहा है। डरती हूँ मैं उधर जाऊं, इधर वो सब कुछ देकर चलता बने। बंगले के ग्राहक आ रहे हैं, मैं भी सोचती हूँ गांव में जाकर शांति से पड़ी रहूं। बंगला बिक जाएगा तो नकद रुपये हाथ आ जाएंगे। मैं न रहूंगी तो शायद ये रुपये मुझे देखने को भी न मिले। गोपी को साथ लेकर आज ही चली जाओ, रुपये का इंतजाम मैं कर दूंगी। जालपा, गोपीनाथ तो शायद न जा सके, दादा की दवा दारू के लिए भी तो कोई चाहिए। रतन, वो मैं कर दूंगी, मैं रोज सवेरे आ जाऊंगी और दवा देकर चली जाऊंगी। शाम को भी एक बार आ जाया करूंगी। जालपा ने मुस्कुरा कर कहा, और दिन भर उनके पास कौन बैठा रहेगा। रतन, मैं थोड़ी देर बैठी भी रहा करूंगी, मगर तुम आज ही जाओ। बेचारे वहां न जाने किस दशा में होंगे, तो यही तय रही ना। रतन मुंशी जी के कमरे में गई तो रमेश बाबू उठकर खड़े हो गए और बोले, आइए देवी जी, रमा बाबू का पता चल गया। रतन, इसमें आधा श्रेय मेरा है। रमेश, हाँ आपकी सलाह से तो हुआ ही होगा, आप उन्हें यहाँ लाने की फिक्र करनी है। रतन, जालपा चली जाएं और पकड़ लाएं, गोपी को साथ लेती जाएं। इसमें आपको कोई आपत्ति तो नहीं है दादाजी।
मुंशी जी को आपत्ति तो थी, उनका बस चलता तो इस अवसर पर 10-5 आदमियों को और जमा कर देते, फिर घर के आदमियों के चले जाने पर क्यों आपत्ति न होती। मगर समस्या ऐसी आ पड़ी थी कि कुछ बोल न सके। गोपी कलकत्ता की सैर का ऐसा अच्छा अवसर पाकर क्यों न खुश होता। विशंभर दिल में ऐंठ कर रह गया। विधाता ने उसे छोटा न बनाया होता तो आज उसकी ये हक तलफी न होती। गोपी ऐसे कहाँ के बड़े होशियार हैं, जहाँ जाते हैं कोई ना कोई चीज खो आते हैं। हाँ, मुझसे बड़े हैं। इस दैवी विधान ने उसे मजबूर कर दिया। रात को 9 बजे जालपा चलने को तैयार हुई। सास ससुर के चरणों पर सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। विशंभर रो रहा था। उसे गले लगाकर प्यार किया और मोटर पर बैठी। रतन स्टेशन तक पहुंचाने के लिए आई थी। मोटर चली तो जालपा ने कहा, बहन, कलकत्ता तो बहुत बड़ा शहर होगा, वहां कैसे पता चलेगा? रतन, पहले प्रजामित्र के कार्यालय में जाना, वहां से पता चल जाएगा। गोपी बाबू तो हैं ही। जालपा, ठहरूंगी कहाँ? रतन, कई धर्मशाले हैं। नहीं, होटल में ठहर जाना। देखो, रुपये की जरूरत पड़े तो मुझे तार देना, कोई ना कोई इंतजाम करके भेजूंगी। बाबूजी आ जाएं तो मेरा बड़ा उपकार हो। ये मणिभूषण मुझे तबाह कर देगा। जालपा, होटल वाले बदमाश तो ना होंगे? रतन, कोई जरा भी शरारत करे तो ठोकर मारना, बस कुछ पूछना मत। ठोकर जमा कर तब बात करना। कमर से छुरी निकालकर, इसे अपने पास रख लो, कमर में छिपाए रखना। मैं जब कभी बाहर निकलती हूं तो इसे अपने पास रख लेती हूं। इससे दिल बड़ा मजबूत रहता है। जो मर्द किसी स्त्री को छेड़ता है उसे समझ लो कि पल्ले सिरे का कायर, नीच और लंपट है। तुम्हारी छुरी की चमक और तुम्हारे तेवर देखकर ही उसकी रूह फना हो जाएगी, सीधा तुम दबाकर भागेगा। लेकिन अगर ऐसा मौका आ ही पड़े जब तुम्हें छुरी से काम लेने के लिए मजबूर हो जाना पड़े तो जरा भी मत झिझकना, छुरी लेकर पिल पड़ना। इसकी बिल्कुल फिक्र मत करना कि क्या होगा क्या ना होगा, जो कुछ होना होगा हो जाएगा। जालपा ने छुरी ले ली पर कुछ बोली नहीं। उसका दिल भारी हो रहा था। इतनी बातें सोचने और पूछने की थीं कि उनके विचार से ही उसका दिल बैठा जाता था। स्टेशन आ गया। कुलियों ने असबाब उतारा। गोपी टिकट लाया। जालपा पत्थर की मूर्ति की भांति प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही, मानो चेतना शून्य हो गई हो। किसी बड़ी परीक्षा से पहले हम मौन हो जाते हैं। हमारी सारी शक्तियां उस संग्राम की तैयारी में लग जाती हैं। रतन ने गोपी से कहा, होशियार रहना। गोपी इधर कई महीनों से कसरत करता था। चलता तो मुंडे और छाती को देखा करता। देखने वालों को तो वो ज्यों का त्यों मालूम होता है, पर अपनी नज़र में वो कुछ और हो गया था। शायद उसे आश्चर्य होता था कि उसे आते देखकर क्यों लोग रास्ते से नहीं हट जाते, क्यों उसके डील डॉल से भयभीत नहीं हो जाते। अकड़ कर बोला, किसी ने जरा ची चपड़ की तो तोड़ दूंगा। रतन मुस्कुराई, ये तो मुझे मालूम है, सो मत जाना। गोपी, पलक तक तो झपकेगी नहीं, मजाल है कि नींद आ जाए। गाड़ी आ गई। गोपी ने एक डिब्बे में घुसकर कब्जा जमाया। जालपा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। बोली, बहन, आशीर्वाद दो कि उन्हें लेकर कुशल से लौटा हूं। इस समय उसका दुर्बल मन कोई आश्रय, कोई सहारा, कोई बल ढूंढ रहा था, और आशीर्वाद और प्रार्थना के सिवा वो बल उसे कौन प्रदान करता। यही बल का वो अक्षय भंडार है जो किसी को निराश नहीं करता, जो सबकी बाह पकड़ता है, सबका बेड़ा पार लगाता है। इंजन ने सीटी दी। दोनों सहेलियां गले मिली। जालपा गाड़ी में जा बैठी। रतन ने कहा, जाते ही खत भेजना। जालपा ने सिर हिलाया। अगर मेरी जरूरत मालूम हो तो तुरंत लिखना, मैं सब कुछ छोड़कर चली आऊंगी। जालपा ने सिर हिला दिया। रास्ते में रोना मत। जालपा हंस पड़ी। गाड़ी चल दी।